So we are starting, sir. ओके। तो मातृभाषा के इस फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरा सादर नमस्कार। और मैं हूं विवेक तड़ियाल और मातृभाषा की इस साक्षात्कार श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा नए लेखकों को होने वाली प्रकाशन संबंधी समस्याएं एवं उनके संभावित समाधान। तो विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बेस्ट सेलिंग नॉवल जनता स्टोर के लेखक एवं प्रकाशन विशेषज्ञ श्री नवीन चौधरी जी। नवीन जी पेशे से प्रकाशन से संबंधित हैं एवं वर्तमान में ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग के साथ कार्यरत हैं। नवीन जी, मैं संपूर्ण मातृभाषा परिवार और इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से आपको हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद विवेक जी। और हम जो है यहाँ पर सभी को बताना चाहेंगे कि विभिन्न स्रोतों से हम जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों पर चर्चा हो, सभी प्रश्नों पर चर्चा हो। और फेसबुक लाइव से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो हम चर्चा का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है प्रकाशन हेतु किसी प्रकाशक से कैसे संपर्क किया जाए। तो नवीन जी, किसी भी लेखक के लिए पांडुलिपि को पूरा करना अपने आप में एक बड़े उद्यम का काम है और पांडुलिपि पूरी होने के बाद उसका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या यूं कहे ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो पाठकों का ये एक हम्म। सामान्य प्रश्न है कि प्रकाशक से आखिर संपर्क साधा कैसे जाए और अपनी पांडुलिपि को प्रकाशक तक कैसे पहुंचाया जाए। इसमें आपके कुछ विचार। देखिए, बड़ा ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि हर प्रकाशक की वेबसाइट पे उनका ईमेल आईडी होता है। तो आपको उस ईमेल आईडी पे अपना सिनॉप्सिस भेजना है, कभी भी पूरा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं भेजना है। तो हर राइटर को शुरू में एक सिनॉप्सिस तैयार करना चाहिए कि ये आपका उपन्यास या कविता संग्रह जो भी है ये क्या है और किसके बारे में है। तो वो आपका 1-1.5 पेज का सिनॉप्सिस होता है। आप उसमें मार्केट के बारे में बताते हैं कि ये मार्केट किस मार्केट के लिए है, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, कौन सा पाठक वर्ग है, और उसमें 3-4 सैंपल चैप्टर आपको लगाने चाहिए और इसको आप ईमेल के जरिए उनको भेज दीजिए। ये वेबसाइट पे रहता है। ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका जी हो गया। लेकिन अब सोशल मीडिया का समय है और यहाँ पे अब लोग संपर्क भी बहुत और तरीकों से करते हैं। तो आप लिखना चाहते हैं तो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से पब्लिशिंग हाउस हैं जो आपकी किताब को छाप सकते हैं। ऐसा ना करें कि हर किसी के पास पहुंच जाएं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग जो है एकेडमिक ऑक्सफोर्ड में एकेडमिक छापते हैं, लेकिन मेरे पास कविताएं नॉवल लेके बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम आप अपना भी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी वेस्ट कर रहे हैं। जी जी तो ये ना करें, पहले आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से प्रकाशक आपकी किताब छापते हैं और कौन इस तरह की किताबें, जैसे भी आपकी कहानी है वैसी किताबों को कौन छापता है, क्या उनके पास ऐसे लेखक हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ वो आपकी किताब को समझ जी पाएंगे। जी तो ये आप का प्रिंट कैटलॉग देख के उनकी किताबें तो आप पढ़ते ही होंगे, तो किताबों को पढ़ के और जो भी राइटर्स आ रहे हैं उनकी वेबसाइट के जरिए आपको ये अपडेट हो जाता है। तो आपके प्रकाशक आइडेंटिफाई हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए कि हाँ ये 2-3 प्रकाशक हैं, 4 प्रकाशक जी हैं जो मेरी किताब को छाप सकते हैं। इसके बाद आपने उनको ईमेल पे सिनॉप्सिस दिया। ईमेल पे सिनॉप्सिस देने के बाद आप कोशिश कीजिए कि उनसे फेसबुक वगैरह के माध्यम से जुड़े रहें और उनको 10-15 दिन के पीछे ना पड़ जाए। पीछे पड़ना इरिटेटिंग हो जाता है बड़ा। तो उनको 15 दिन 20 दिन के बाद ईमेल के जरिए ही उनको आप संपर्क कीजिए और उनसे आप अगर हो सके तो फेसबुक पे या जहां से भी आप जुड़े हैं उनको एक बार याद दिला दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, फेसबुक जो है किसी का भी प्रपोजल लेने के लिए या काम का मीडियम नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उससे ज्यादा चीज के लिए कभी इस्तेमाल मत जी कीजिएगा। जी तो ये जान पहचान के लिए है। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, जहाँ प्रकाशक आते हैं, उन इवेंट्स में भी जाना चाहिए। जाने से क्या होता है, आपको बहुत सारे कई बार प्रकाशक से मुलाकात हो जाती है, कई बार आपकी जान पहचान वहां पे और लोगों से होती है, जिनसे कि आपको और समझ में आएगा कि हाँ ये प्रकाशक भी आपकी किताब को छाप सकते हैं। तो ये मोटा मोटा 2-4 चीजें हैं जो आपको करनी जी चाहिए। एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है ये है कि जब बड़े प्रकाशक के पास आप जाएंगे, बड़े प्रकाशक के पास बहुत सारा आता है, जो उनके पास पब्लिकेशन का काम जी आता बिल्कुल। है। तो आपका उसका स्टैंड आउट होना चाहिए, तीसरा आपका सिनॉप्सिस हमेशा अच्छा बन के रहे, ये ध्यान तो रखा यहाँ जाए। पर मुझे लगता है एक जो खास बात निकल के आ रही है वो ये है कि भाई सिनॉप्सिस जो हैं, एटलीस्ट वो जो जिस्ट है वो हम्म। कंप्लीट होनी चाहिए अपने आप में। आपके नॉवल की, आपकी राइटिंग की पूरी जानकारी एक जिस्ट में जो है आपको पब्लिशर के सामने रखनी पड़ेगी। तो
पब्लिशर जी। के सामने कोई भी चीज रखते हुए एक ये भी एक प्रश्न हमको जो है आया है कि भाई पांडुलिपि में एक पब्लिशर, एक प्रकाशक क्या चीजें ऐसी खोजता है, क्योंकि जब भी हम कभी लिपि लिखना शुरू करते हैं हमारे मन में तरह तरह के विचार होते हैं। तो क्यों ना किसी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी अगर वो इस चीज को पहले से ही सोच करके चले कि भाई प्रकाशक के तरीके से, एक व्यूअर के तरीके से वो क्या चाहता है कि पांडुलिपि में क्या हो। हम्म। इस पर आप कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। प्रकाशक का काम है कि वो बिके, वो बाजार में इसको बेचना जी चाहता है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है। तो सबसे पहली चीज है कि मार्केटेबिलिटी आपकी किताब की कितनी है। तो हर आदमी जो किताब लिखता है उसको ऐसा लगता है, हर आदमी को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैंने जो लिखा है इससे बेहतरीन तो लिखा नहीं गया, इससे ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं और ये कमाल है। बिल्कुल। ये कमाल धमाल किसी ने नहीं लिखा, सब कुछ पहले लिखा जा चुका है कहीं न कहीं। हम उसी तरह में एक नई कहानी लिख रहे होते हैं और उसका एक नया तरीका जी होता है। तो आपको अपनी कहानी की वो सारी यूएसपी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और ये सिनॉप्सिस वाला क्वेश्चन और दोनों को मैं यहाँ पे मिक्स करूंगा कि आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है और वो पब्लिशर को कैसे पिच करे। तो पब्लिशर पहली चीज ये देखता है कि कहानी डिफरेंट कितनी है, जॉनर कौन सा है, क्या वो जॉनर बिकने वाला है, तो वो एक चीज ये देखते हैं। दूसरा वो देखते हैं कि कहानी का यूनिक पॉइंट्स क्या है, किस कारण से इस कहानी को पढ़ा जाएगा। तीसरा वो देखते हैं कि भाषा कैसी है इसकी, किस तरह की भाषा में। कई बार होता है मास, जैसे आप मेरी राइटिंग रहे तो मेरी राइटिंग मास के लिए है, मेरी राइटिंग बहुत टिपिकल साहित्यिक नहीं है, तो उसके लिए है, या फिर ये साहित्यिक एकदम सेगमेंट के लिए है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और चौथा होता है कि जो राइटर है उसका अपना मार्केट में क्या बेस है, क्योंकि पब्लिशर को ये भी बड़ा आज की तारीख में मैटर करता है कि राइटर जो है वो किस तरह से उसके नाम से किताब को पिक किया जी। जाएगा। तो ये कुछ एक 3-4 चीजें पब्लिशर बहुत ध्यान देते हैं इन सब बातों पे, और उसके बाद फिर आपकी कहानी का जो फ्लो है और सिनॉप्सिस है वो सब देख के तो वो तय होता ही है। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो हमेशा भारी पड़ेगा रादर देन किसी भी और बिल्कुल। चीज के। तो इसमें हम एक जी फेसबुक हाँ। लाइव पर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हम उसे लेना चाहेंगे। और ये शायद हमारे जो हमने क्वेश्चंस अपने पास रखे हुए हैं, जो लोगों से मिले हैं, उनमें भी है कि आज के दौर में एक नई तरीके की पब्लिशिंग देखने को मिल रही है। परंपरागत जो तरीका है जिसमें हम प्रकाशक के पास जाते हैं, प्रकाशक जो है हमारी स्क्रिप्ट को जो है पढ़ता है, उसका आकलन करता है, और उसके बाद कोई ऑफर अगर वो प्लेस करना चाहता है या नहीं भी करना चाहता, उसके बारे में डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पब्लिशिंग या यूं कहें कि स्व प्रकाशन जैसी एक चीज मार्केट में हाल फिलहाल के कुछ समय में आई है। तो इस पर कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ पब्लिशिंग का जो मोड है वो ज्यादा बेटर है या फिर जो परंपरागत तरीका है जनरल पब्लिशिंग है वो ज्यादा बेटर है, कंसिडरिंग कि एक नए लेखक के नजरिए से अगर हम देखें तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही रहेगा। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके ट्रेडिशनल और एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर के साथ जाया जाए। उसका एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका एक अपना चैनल होता है बहुत बड़ा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उनकी एडिटिंग का और ये सारी चीजें उनके पास होती हैं। तो ये सारी मेहनत आपको नहीं करनी, ये एफर्ट्स वो लगा लेते हैं। बाकी मार्केटिंग हर राइटर को खुद करनी पड़ती है तो वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो मोटा मोटा बिजनेस के लिए जो मॉडल है वो उनके पास तैयार है। जी तो पहली कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि आप ट्रेडिशनल में जाएं। लेकिन ट्रेडिशनल में जाना नए राइटर के लिए कई कारणों से बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हर पब्लिशर की लिमिटेशन है कि वो कितनी किताबें एक साल में छापेगा। तो वो ये तय करता है कि एक एग्जांपल ले लेता है हाइपोथेटिकल, कि वो सोचता है कि वो 100 किताबें जी छापेगा। अब इन 100 किताबों के अंदर ऐसे कुछ राइटर होंगे जो उनके पुराने राइटर हैं, जो उनको नई किताब दे रहे हैं और उनका वो चर्चा चलती रहती है और अच्छा जी बिकते हैं। तो ऐसे 30, 40, 50 राइटर उनके होंगे, तो उनका स्लॉट चला गया। कुछ मेरे जैसे नए राइटर आ गए जिनका इनको लगा कि यार ये अच्छा लिख रहे हैं, इनका छाप देते हैं। तो 70-80 के आसपास वो उनके पास और नाम है जो पिक कर लेते हैं कि इन्होंने पहले भले किताब नहीं लिखी लेकिन ये मार्केट में उनको जानते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये ब्लॉगर हैं। तो उनके पास ऐसे कई सारे वो रहते हैं। तो आपके पास 15-20% का ही स्लॉट बचता है जिसमें आपको जगह बनानी है। जी उस 20% जगह बनाने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए हर किसी को मौका नहीं मिल जी पाता। बिल्कुल। कई बार उनको ऐसा भरोसा नहीं होता कि आप बेच पाएंगे, आपकी किताब बिक पाएगी, या उनको कई बार लगता है कि अभी और परिपक्व होना है, या उनको लगता है कि यार कहानी ठीक है लेकिन ऐसी कहानियां हमारे पास और भी है। तो
तो हम इसमें नया कुछ नहीं उनको मिल रहा है, तो पब्लिशर का अपना जो बिजनेस वैल्यू है उसके अंदर बहुत ज्यादा निकल के नहीं आता। यहाँ पर फिर आपका सेल्फ पब्लिशिंग का काम आता है, क्योंकि राइटर ने काम किया है, वो चाहता है कि वो मार्केट में आए। तो सेल्फ पब्लिशिंग, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, सेल्फ पब्लिशिंग में आपको फिर कर देना चाहिए। लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं ध्यान रखनी। सेल्फ पब्लिशिंग हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सारे पब्लिशर चोरी छिपे करते हैं, वो बताते भी नहीं है कि हम सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं, हम आपसे पैसे छाप रहे हैं, जो बाहर बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है। यहाँ क्या होता है कि आपसे वो पैसा तो ले लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना छापा, मार्केट में कैसे जाएगा। तो आप किसी सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, किसी ऐसे पब्लिशर के साथ करते हैं जो सेल्फ पब्लिश करता है, तो आप ये चीजें जरूर इंश्योर करिए कि वो क्या बुक फेयर्स में जाता है, क्या उसकी किताब दुकानों में जाती है, क्या वो इसको कहीं बाकी जगह सप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत मीडिया वगैरह भी करते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी वो करते हैं तो आपकी किताब जगह पे होगी। अमेजन वगैरह पे डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ये जब होता है तो आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग के जरिए उस किताब को और पुश कर सकते हैं। फिर अगर आपकी किताब का अगर अच्छा नाम आता है तो उसके बाद तो फिर बड़े पब्लिशर खुद आपको पिक कर देते हैं। ये बड़े पॉपुलर है, इनका नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह की एक बड़ी ही फेमस किताब थी आई टू हैड अ लव स्टोरी, जो मैंने पढ़ी। अब मुझे ये तो नहीं पता उन्होंने सेल्फ पब्लिश कराई थी कि नहीं कराई थी, पर वो एक बहुत छोटे पब्लिशर से छप के आई थी, और उस छोटे पब्लिशर से छपने के बाद जब उसका नाम होने लगा तो उन्होंने उसके राइट्स पेंगुइन ने खरीदे और पेंगुइन ने उसको छाप दिया। तो वो होता है। अगर आपको लगता है कि शुरुआत में आपको चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरी कहानी अच्छी है, ये चलेगी, आप उसको दे दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बस मुझे किताब छापनी है, मेरे नाम से किताब छप के आ जाए। वैसा अगर आपका है तो किसी से भी छपवा लें, जो भी कम से कम पैसे लेता हो उससे छपवा के आप किताब रख लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मार्केट में जाए, तो वो चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके साथ आप पब्लिश करने जा रहे हैं, क्या उनकी मार्केट में रीच है, क्या वो बुक फेयर्स में जाते हैं, क्या वो दुकानों पे किताब सप्लाई करते हैं, क्या वो अमेज़न पे आपकी किताब को पहुंचा सकते हैं। अगर वो ये 3 चीजें कर सकते हैं तो फिर आप उनके साथ चले जाइए और किताब छाप लीजिए। उसमें भी प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आपकी किताब छाप दी जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वहां राइटर को ध्यान देना पड़ता है कि राइटर जाके थोड़ा प्रेशर डाले और इंश्योर करे कि यार किताबें मेरी मार्केट में आ जाएं और दिखें। इसमें एक और चीज होती है सर, जैसे आपने अभी बोला कि हर चीज का एक एसोसिएटेड कॉस्ट है, और चाहे परंपरागत या गैर परंपरागत तरीका हो प्रकाशन का, दोनों में ही कुछ ना कुछ जो है पूंजी का निवेश होता ही होता है। ऐसे में जो सेल्फ पब्लिशिंग है, परंपरागत में आपसे कोई भी नहीं मांगेगा, कोई भी पब्लिशर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। मैं सेल्फ, आपका जो निवेश है आपका निवेश है कि आप अगर अपना समय लगा रहे हैं, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको कहीं जाना है, वो आपका समय है। लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशर आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। वो कभी कभी ऐसा कुछ चीजों में हो जाता है जहां पे कि आपको लगता है कि आपकी किताब का कवर बहुत ही अलग बनना चाहिए, ऐसा इलस्ट्रेशन चाहिए जो कि पब्लिशर के बजट से बाहर जाता है, तो आपसे कह देगा ठीक है कवर आप डिजाइन करवा लो। बिल्कुल। तो वैसी कुछ एक चीजें होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे वो कवर वगैरह भी, अगर आप नॉर्मल कवर बन रहे हैं जिसको बहुत ही अलग टाइप का कुछ आप कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो वो खर्चा आपसे नहीं मांगा जाता जी। लेकिन अगर स्वप्रकाशन की बात करें, उसमें एक विशेष पूंजी निवेश होता है जो कि हमेशा लिखने वाले को करना पड़ता है। और ऐसे में हम जो मार्केट है पब्लिशिंग का, उसमें हम देखते हैं कि तरह तरह के पब्लिकेशन हाउस जो है, और अब तो काफ़ी इस तरीके के सेल्फ पब्लिशिंग हाउस जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तरह तरह के पैकेज लोगों को ऑफर करते हैं, और कहीं ना कहीं हर सर्विस के लिए एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। ऐसे में एक नए लेखक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को समझ पाना कि उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। तो क्या-क्या ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जो अगर एक पहली किताब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी के लिए, तो उसको उस पे एटलीस्ट जाना चाहिए? सिर्फ वही बातें फिर से कहूंगा कि मार्केट में वो आपकी किताब को कहां तक ले जा सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जी। अगर वो कहते हैं कि हम आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग करेंगे, हम आपका वेब पेज बना देंगे, अगर आपके पास ये सर्विसेज बाहर से अवेलेबल हो सकते हैं, आप बाहर से भी करवा सकते हैं। आप अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग खुद कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन किताबों को दुकानों पे पहुंचाना, अमेज़न पे पहुंचाना आप नहीं कर सकते, और किताबें वहीं से बिकती हैं। तो आपके सारे एफर्ट्स जो हैं, वो सारे एफर्ट्स वहीं पे जाके खत्म होते हैं। अगर आपकी मीडिया में थोड़ी जान पहचान है, अगर आप अपने शहर के किसी जर्नलिस्ट से कहते हैं आपकी किताब का रिव्यू करते हैं, उन्होंने रिव्यू कर दिया, करने के बाद भी खरीदने के लिए ग्राहक या तो दुकान पे जाएगा या अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाएगा।
तो इसलिए आपके पब्लिशर का ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपकी किताब दुकानों पे और अमेजन फ्लिपकार्ट पे हो। जी। मैं इसके अलावा और किसी चीज को क्राइटेरिया नहीं मानता। बाकी उसके बाद जो सर्विसेज वो देते हैं, आपको लगता है कि ठीक है उन सर्विसेज की मुझे जरूरत है, कोई और से मैं नहीं करवा सकता तो ले लीजिए, और अगर खुद से कर सकते हैं तो उन सर्विसेज को नहीं लेना जी। चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल जो है हमें आया है, लोगों का कहना है कि भई आज का जो स्व-प्रकाशन का दौर है, इसमें प्रकाशन तो बहुत हो रहा है और हर रोज़ लगभग कोई न कोई किताब या काफ़ी किताबें निकल रही हैं। लेकिन सभी किताबें जो है वो पाठकों तक पहुँच नहीं रही हैं। हालाँकि आज के समय हम्म। में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, या यूँ कहें कि ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। तो क्या इसको ये ऐसा समझा जाए कि जो पाठक वर्ग है उसको नया लेखन जो है पसंद नहीं आ रहा है, या इसको किस तरीके से आप समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि नया लेखन पसंद नहीं आ रहा। देखिए मेरी भी तो पहली किताब थी, हाथों हाथ चली गई। दिव्य प्रकाश दुबे को आप देख रहे हैं, सत्यव्यास को देख रहे हैं, सब लोग नए लोग ही तो थे। जब जो भी आए अपनी पहली किताब के साथ अच्छा बिल्कुल। करते हैं। तो पहली चीज तो आपका प्रकाशन हाउस कौन सा है ये थोड़ा सा मैटर करता ही है, और मार्केटिंग का बड़ा रोल है। मार्केटिंग का रोल का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट अच्छा ना हो, मार्केटिंग से आपकी किताब क्या लोगों तक पहुंच पा रही है, क्या आप लोगों को बता पा रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद आपका कंटेंट क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हर किताब जो लिखी जाती है वो पढ़ने लायक हो ये जरूरी नहीं है, हर किताब जो छपती है वो पढ़ने लायक हो इसकी ये कहीं भी तय नहीं है कि हाँ छप गई है तो इसका मतलब पढ़ने लायक ही होगी। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमेशा बिकता है, और अभी जो है छपना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। छपना बहुत आसान हो जाने की वजह से बहुत सारे लेखक भी बाजार में आ गए हैं जो कि बिना तैयारी के आ जा रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लेखकों से मिला हूँ पिछले 1.5-2 साल में जिन्होंने की एक भी किताब नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कहानियां लिख दी हैं, और उन्होंने कहानी अपने हिसाब से लिख दी। उनको मानना है कि यार पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, मैं तो पढ़ के किसी और से इंस्पायर तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो लिख रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सोसाइटी कैसे देखती है। राइटिंग एक प्रैक्टिस वाली चीज है, आपको बहुत प्रैक्टिस करके चीजों को समझना पड़ता है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पढ़ के आप चीजों को समझते हैं, तो वो एक गैप कहीं ना कहीं है। अभी जो है चूंकि सोशल मीडिया डिजिटल दौर है, तो हमें पता लग जाता है कि ऐसी बहुत सारी किताबें आ रही हैं। पहले प्रकाशक कम थे तो शायद ये सब चीजें कम जी। दिखती थी, अभी वो ज्यादा दिख रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे हर राइटर ये ध्यान रखे कि वो कंटेंट के ऊपर ध्यान दे कि कंटेंट आपका कितना अच्छा निकल के आता है। आपका सारा का सारा जो है दारोमदार उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज कंटेंट, और दूसरा है मार्केटिंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने उसको ठीक से शुरू के दिनों में लोगों तक पहुंचा दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो लोग आपकी किताब को खुद ढूंढेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जब किताब आई थी तो शुरू के दिनों में आपको मैं बताऊं कि किताब ये कहानी मेरे पास बहुत समय से है। 2009 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और 2013-14 के आसपास में मुझे लगने लगा था मैं ठीक ठाक जी। लिख रहा हूँ, और मेरा हर ब्लॉग 3000, 5000, 6000 तो लोग पढ़ लेते थे, शेयर भी खूब जी। होते थे। लेकिन किताब लिखने में उसके बाद भी मुझे 4 साल और लगे। तो वो राइटिंग को डेवलप करने में मुझे 9 साल तो मेरा पूरा वो राइटिंग का वो है, जिसमें कि ब्लॉग के जरिए करते करते मैं धीरे धीरे मैंने अपना पाठक बनाए हैं, मैंने अपनी राइटिंग को डेवलप किया है। तो शुरू में जब किताब आई तो मैंने जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पढ़े थे, मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी किताब आ रही है, पढ़िए इसको। बिल्कुल। उन्होंने जब पढ़ के कहना शुरू किया किताब अच्छी है, किताब अच्छी है, तो फिर पाठक बनने शुरू हुए। आपकी मातृभाषा में जब नवनीत जी ने किताब पढ़ी थी, उनको किताब बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बात की, फिर उन्होंने इसके बारे में जी। लिखा। तो जब किताब अच्छी लगी तो किताब के बारे में चर्चा होती है, फिर आपके पाठक और बढ़ते हैं। इसलिए कंटेंट के ऊपर हर नए राइटर को ध्यान देना चाहिए, छपने की जल्दी मत कीजिए। हर मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, चूंकि मैं पब्लिशिंग लाइन में जुड़ा हूँ, तो ये एक राइटर की तरफ से मत जी। देखिएगा। हर आदमी यहाँ चेतन भगत की तरह से पब्लिसिटी लेने बिल्कुल। आता है। हर आदमी को लगता है कि वो रातों रात चेतन भगत बन जाएगा, रातों रात में चेतन भगत नहीं बनता। चेतन भगत को भी वो जगह पाने में अपनी किताब आने के बाद कई साल लग गए थे जहाँ पे वो पहुंचे हैं। तो आपको वो पब्लिसिटी पाने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको अपनी राइटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चेतन भगत की आज की तारीख में आलोचना भी होती है, पहले किताब में चल गए, उसके बाद से उनकी आलोचना होती रही। तो वो आप उस स्टेज पे ना आए, आप तैयारी करें, अच्छे से लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक कहानी है, तो उस एक कहानी को लिखने से पहले कम से कम 50-100 किताबें वैसी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी को बताने के कितने तरीके हो सकते बिल्कुल। हैं। तो आपके जो कहानी है उसको बताने का आपके पास एक नया तरीका होगा। बिल्कुल। जब मैं जनता स्टोर लिख रहा था तो जनता स्टोर को मैंने पूरा ड्राफ्ट 3 बार पूरी कहानी मैंने चेंज की है। एक किताब थी महाभोज, उसको पढ़ते हुए मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार राजनीति को मुझे हर चीज को क्या डिटेल में दिखानी है, मैंने डिटेलिंग बहुत सारी करी थी। फिर मुझे समझ में आया कि कई चीजें हैं जिसको मैं सिंबल से बता सकता हूँ, जिसको कि मैं बिना डिटेलिंग के बता सकता हूँ, और ये मुझे महाभोज को पढ़ते हुए ख्याल आया। तो
आप सीखते हैं वहां से ये कैसे कैसे चीजों को बनाया जा सकता है। तो नए राइटर्स सिर्फ इसीलिए अगर कहीं फेल हो रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है और दूसरा मार्केटिंग की कमी। बिल्कुल। इसमें एक प्रश्न जो अभी-अभी मेरे दिमाग में आया है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि राइटिंग में रिसर्च का अपना एक योगदान है। हम जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, चाहे फ़िक्शन ही क्यों ना हो, चाहे नॉन फ़िक्शन हो, एक रिसर्च की ज़रूरत होती है। एक पाठकों के बीच जाने के लिए या पाठकों में अपनी जो रचना है, उसको पहुँचाने के लिए पाठक को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर आप नए हम्म। लेखकों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यह रिसर्च आपने बहुत सही बात की, बहुत जरूरी है। और मैंने रिसर्च दो साइड से की थी। एक तो पाठकों की तरफ से, पाठक क्या जी, पढ़ते हैं और वो किस तरह का पढ़ना चाहेंगे। तो मेरी कहानी के हिसाब से कैसा पाठक वर्ग है ये मुझे समझ में आ गया। तो मैं ये समझ गया कि ये जो है प्रेम कहानी तो है नहीं, तो इस तरह से नहीं बिकेगी, लेकिन ये थ्रिलर है तो बिकती रहेगी, और पॉलिटिक्स है, कॉन्स्पिरेसी है तो बिल्कुल। चलेगा। तो वो मेरा पाठकों का एक रिसर्च था। दूसरा जो है मेरी कहानी, जब मैं कहानी को बता रहा हूँ, राजनीति के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो मेरी कहानी में राजनीति है, मेरी कहानी में किसी को टिकट कैसे मिलता है और किस तरह से दांव पेच होते हैं, पुलिस का रोल क्या होता है, ये सारी चीजें उसके जी, अंदर है। तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, लिखने को आप लिख दीजिए। लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं कि एक्चुअल में पुलिस का रोल कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं नेक्स्ट जो किताब लिख रहा हूँ उसके अंदर दिखाना है कि एक मंत्री के ऊपर एक आरोप है, उसको पुलिस को गिरफ्तार करना है। जी, और मुझे नहीं पता कि मंत्री को, हम फिल्मों में देखते हैं कि मंत्री को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है, बाकी जी, जगह पे हमने देखा है कि हाथ नहीं डालते। तो जी, मैं जी, सबसे पहले ये जानना चाहता था कि ये सिर्फ पावर इक्वेशन है या ये कानून में है। जैसे आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकते बिना गवर्नर के ऑर्डर के। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे पोस्ट होती हैं जहां पे कि आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने वो रिसर्च की कि क्या वाकई उसको इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये मैंने कई पुलिस अधिकारियों से पूछा, मैंने कई एक्ट के बारे में, मैं एक जगह लिख रहा था कि फलाने को आर्म्स एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया और उसको धमकी दी 10 साल की तेरे को जेल हो जाएगी। जी, जी, अब मुझे लगा 10 साल की जेल होती भी है कि नहीं होती है। बिल्कुल। तो एक पाठक ने पढ़ लिया 10 साल की जेल हो गई, पाठक पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन कई सारे पाठक ऐसे हैं जो कि डिटेल में जाते हैं। तो उस डिटेल में फिर मैंने चेक किया कि क्या आर्म्स एक्ट में वाकई 10 साल की जेल होती है। तो पता चला कि पहले 3 साल होती थी, अब 7 साल की होती है। तो मैंने उसको बदल के 7 साल किया। तो बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको उस टाइम लगेगा कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस रीडर है, जो चीजों को जानता है, वो आपकी रेस्पेक्ट करनी शुरू कर देगा। यार इस आदमी ने जो भी लिखा है बड़ी रिसर्च के साथ लिखा है। तो मैं जिस शहर को, मैंने जनता स्टोर में जयपुर को दिखाया था, जयपुर का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन जयपुर छोड़े मुझे बहुत साल हो चुके। जी, तो मैं शहर के कई जाके पूरा चक्कर मारा था मैंने दोबारा, कि जिन जगहों को मैं दिखा रहा हूँ वो जगह बदल गई हैं, वैसी ही हैं। बदली हैं तो कैसी बदली हैं, क्योंकि मुझे उनको दिखाना है उस जगह को, ताकि कोई भी कभी जाए तो वहां कनेक्ट कर सके उन चीजों के साथ। बिल्कुल, तो वो रिसर्च आपको बहुत ज्यादा करना जरूरी है। और जितनी आप रिसर्च करेंगे आपको मेहनत लगेगी, आपको लगेगा कि यार इसके बिना भी काम हो सकता है, लेकिन एक जो सीरियस पाठक होता है वो उस रिसर्च के बाद आपका फैन हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ ये किया है इसने काम। बिल्कुल। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकाशक की या किसी राइटर की नैतिक ज़िम्मेदारी भी है कि फैक्चुअली जो है वो जी। करेक्ट चीज़ें लोगों तक पहुँचाए, सो दैट उसको जो है कोई गलत ना समझ ले या किसी का जो ज्ञान भंडार है वो गलत तरीके से ना भरे। और हम्म। जहाँ तक बात मार्केटिंग की अगर हम करें, तो एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया है कि भई साहित्य के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि भई मार्केटिंग से बचने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। तो इस पर हम्म। आपका क्या मत है कि और खासकर अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, अंग्रेजी में तो मार्केटिंग कई तरीके से हो रही है और या यूँ कहें कि भई जो सोशल मीडिया है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा सज्ज है एक इंग्लिश मार्केटिंग के लिए रादर देन हिंदी मार्केटिंग के लिए। तो उस पे हम्म। आप अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा कीजिए। जो लोग मार्केटिंग नहीं करना चाहते या मार्केटिंग के खिलाफ है साहित्य में, वो पाप कर रहे हैं। जी, वो दोषी हैं अच्छी किताबों को पाठकों तक ना पहुंचाने के। देखिए प्रैक्टिकल चैलेंज को समझिए। आपने जो इससे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि किताब जो है, इतने सारे मीडियम होने के बाद भी लोगों को किताब के बारे में नहीं पता लग रहा है। तो नहीं पता लगने के मैंने आपको दो कारण बताए थे, एक तो कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर मार्केटिंग नहीं हो रही है। जी, ठीक है। अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा, आपने उसको मार्केट नहीं किया, तो पाठक को पता कैसे चलेगा। इतनी किताबें छपती हैं, इतनी किताबें छपती हैं, उनके बारे में अमेज़न के ऊपर आप ढूँढते ढूँढते मर जाएंगे। अगर आपको नाम नहीं पता, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। तो वो चीज जब तक मार्केट करेंगे नहीं, आप किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ यही जो है एक किताब है जो जो शायद मेरे इंटरेस्ट का है। तो जब आप मार्केट करते हैं
तो एक बार में आदमी कोई खरीदता नहीं है मार्केटिंग से। अच्छा, दूसरा गलतफहमी है कि मार्केटिंग से कचरा बिकता है, मार्केटिंग से कोई कचरा नहीं बिकता। मुझे कोई आदमी बता दे जो अपने घर में कचरा लेके आता हो मार्केटिंग से। जी हो सकता है किसी की मार्केटिंग से आप एक बार धोखा खा जाए, आप एक गलत आइटम उठा के ले आए, लेकिन आप क्या दोबारा उस आइटम को लेते हैं? क्या आपने किसी और को कहा है कि यार मैं तो बेवकूफ बन गया, तू भी खरीद के ला? आप कभी नहीं कहेंगे। जी तो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का असल काम होता है अवेयरनेस फैलाना। और लेखकों को मार्केटिंग का अर्थ नहीं पता। हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर वो सेल्स और मार्केटिंग को फर्क नहीं समझ पाते। सेल्स बेचना है, मार्केटिंग अवेयर करना है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने छात्र राजनीति पे एक किताब लिखी है और इस किताब की खासियत ये है। तो आप कहेंगे क्या खास है भैया, और भी लिखी हुई है। तो मेरी किताब की खासियत ये है कि इसमें एक्चुअल में राजनीति है। इसमें मैं राज्य की राजनीति का मिश्रण दिखा रहा हूँ स्टेट के साथ, और मैं दिखा रहा हूँ कि ये प्रेम कहानी नहीं है, ये राजनीति की कहानी है। जी तो अगर आपका इंटरेस्ट राजनीति में है तो आपको लगेगा कि यार देखी जा सकती है किताब। बिल्कुल। अगर ये चीज आपको कोई बताएगा ही नहीं तो आप उस किताब को क्यों उठाएंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा किताब किस बारे में। बिल्कुल। तो मैं वो मार्केट करूंगा, तब कोई उठाएगा, कोई पढ़ेगा। और अगर किसी ने कहा कि पढ़ने के बाद अरे यार फालतू बात की थी, कचरा है, तो वो किताब बिकनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों ने कहा कि नहीं यार अच्छी किताब है, वो किताब बिकनी शुरू होगी। तो मार्केटिंग जो है वो धक्का मारने के लिए, वो धक्का आपको मारना पड़ेगा। आपको इसलिए भी ये जानना बहुत जरूरी है मार्केटिंग क्यों जरूरी है। बुक स्टोर के अंदर, अमेजोन में तो आप छोड़ दीजिए, अमेजोन में तो पता ही नहीं चलता, जब तक आदमी को नाम ना पता वो सर्च नहीं कर जी पाएगा। जी अमेजोन सजेस्ट करता है किताबें, अमेजोन वही किताबें सजेस्ट करता है जिसकी सर्च हो रही होती है। और वो सर्च कब होंगी? जब लोगों को आपकी किताब के बारे में पता होगा, तो वो सर्च करेंगे। ये अमेजोन का किस्सा। अब आप बुक स्टोर में आ जाइए। नॉर्मली एक बुक स्टोर का साइज क्या होता है? 1,500-2,000 स्क्वायर फीट, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं होता। 2,000 स्क्वायर फीट के अंदर 50 से 60 रैक्स लग सकती हैं, और उसके अंदर इतनी ही किताबें आ सकती है। 50 किताबें आती हैं एक रैक में जी ऑन एन एवरेज। यानी कि एक दुकान में 3,000 से ज्यादा किताबें नहीं आ सकती। अब ये 3,000 किताबों का मतलब 3,000 डिफरेंट किताबें नहीं होती हैं। अगर वहां पे चेतन भगत बिकते हैं तो उनकी 100 किताब रखी बिल्कुल। जाएगी। अगर प्रेमचंद बिकते हैं तो प्रेमचंद की गोदान की 20 कॉपी वहां रखी होगी, क्योंकि प्रेमचंद की 20 गोदान बिकती है। तो आपकी वो 3,500 किताबों में ये जगह खाता चला गया। अब आप एक नए लेखक हैं, या आप पुराने भी हैं चलिए, लेकिन अगर आपकी किताब को कोई जानता नहीं है तो वो दुकानदार आपकी किताब को क्यों उठाए? उसको तो अपना, दुकानदार को भी रोटी कमानी है, उसको अपना माल बेचना है। तो वो 3,500 वो किताबें उठाना चाहता है जो 3,500 किताबों को लोग जानते हैं, जो 3,500 किताबें बिक सकती हैं। तो आपको मार्केट करना पड़ेगा। आपकी जब चर्चा होनी शुरू होती है तो दुकानदार को दिखता है कि अच्छी किताब बिक रही है, वो आपकी किताब को दुकान में रखना शुरू करेगा, वहां से वो तरफ से जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इवेंट्स में बुलाया जाए, इन सब में जाया जाए, तो वो भी कैसे होता है? वो भी तो जब उनको पता लगता है कोई किताब आई है, इस किताब की चर्चा हो रही है, तो वो लोग भी देखते हैं कि यार ये किताब कौन सी है, देखा जाए। और उसके बाद फिर पढ़ने के बाद उनको लगता है कि हाँ यार किताब अच्छी है, बंदा ठीक है, इसको बुलाया जा सकता है। जी जी तो इसलिए आपको मार्केट करना बहुत जरूरी है। नए लेखक बस ये ध्यान रखें कि मार्केटिंग और सेल्स में फर्क है। आपको सेल्स नहीं करनी है, आपको जाके लोगों को धक्का नहीं देना है कि मेरी किताब खरीदो खरीदो। आपको सिर्फ बताना है, किसी की इनबॉक्स में घुस के नहीं कहना है कि ये मेरी किताब का लिंक है, खरीदिए। आप अपनी वॉल पे डालिए पोस्ट कि मैंने ये किताब लिखी है, ये किताब इस तरह की है, ऐसी मजेदार किताब है, या प्रेम कहानी है, या दर्शन शास्त्र है, जो भी है आपकी किताब, वो लिख डालिए और लिख के उसका लिंक दे दीजिए वहां पे। दैट्स इट। आपको यही करना है, लोगों को बस बताना है। तो मार्केटिंग होनी चाहिए, और हिंदी साहित्य को तो बहुत जबरदस्त अभी जरूरत है मार्केटिंग की। और मुझे खुशी है जो नए राइटर्स आ रहे हैं वो मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। और उनके करने की वजह से फायदा पुराने लेखकों को हुआ है जो इसके विरोध में है। बिल्कुल। क्योंकि जब नए राइटर लिखते हैं तो हम नए पाठकों को लेके आते हैं, नए पाठक हमको पढ़ना शुरू करते हैं, और उनको पढ़ते पढ़ते पढ़ने का एक टेस्ट बनता है। जी जब वो हम जब 2-3-4 किताबें नए राइटर्स की पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि यार अभी मैंने ये पढ़ लिया, मुझे इससे आगे कुछ पढ़ना है। तो फिर वो पुराने राइटर्स की तरफ जाते हैं कि अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, ये कैसा लिखते हैं, और उनका वो पढ़ने का टेस्ट डेवलप होता है। तो ये मार्केट के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये बढ़ता जाए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो थोड़ा-सा राइटर को और ज़्यादा इस मामले में एजुकेट होने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग और सेल्स क्या है। और जहाँ तक अमेज़न की बात है या फिर और किसी प्लेटफ़ॉर्म की बात है तो थोड़ा उसकी टेक्निकलिटीज़ को और मार्केटिंग की टेक्निकलिटीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर हम अपना अगला हम्म। प्रश्न लेंगे, और ये भी काफ़ी मिलता-जुलता ही प्रश्न है कि भई प्लेटफ़ॉर्म्स तो बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं किताबों के प्रमोशन के लिए। तो ऐसे में ये जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये कितने लाभकारी हैं? और हर प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक एसोसिएट, अगर हम एक प्रकाशन की बात करूँ, एक कॉस्ट आती है। अगर हम पब्लिशर को कहते हैं कि जी। भई सिंपल, अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, तो अमेज़न में जनरल बुक्स भी हैं और उसके साथ-साथ प्राइम बुक्स भी हैं। प्राइम बुक्स का खर्चा जो हम्म। है अपने आप में अलग है।
क्योंकि उसके साथ जो एसोसिएटेड फैसिलिटी है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें से आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, या आप ये बताना चाहेंगे कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ को, कौन से प्लेटफॉर्म को मिनिमम जो एक नया लेखक है उसके बारे में जाने समझे और अपने प्रकाशन को जो है वो आगे बढ़ाए? किताबें अभी फ्लिपकार्ट के मुकाबले अमेजन से ज्यादा बिक रही हैं, तो ये अमेजन हो गया। जी जो प्राइम का खेल है, देखिए प्राइम अलग चीज है। प्राइम का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कई सारे सेलर्स हैं जिनके साथ अमेजन का अपना टाई अप है, उन सेलर्स को वो प्राइम सेलर कहलाता है। जी तो जब वो प्राइम सेलर किताब को बेच रहा होता है तो किताब प्राइम में आती है, अदरवाइज वो प्राइम में नहीं आती। तो अगर आप जिस प्रकाशक से बिकवा रहे हैं, क्या उसके पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप चाहते हैं प्राइम में जाए, क्या उसके पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर है अमेजन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका प्रकाशक ही क्या प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइम सेलर है वहां पे? जी तो ये चीज आपको वहां पे देखनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे ख्याल से अमेजन ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपकी किताब जानी चाहिए। अमेजन और फ्लिपकार्ट इन दो को छोड़ के तीसरा कोई पे जाता है तो ठीक है, बाकी ये दो प्राइमरी है। तो अगर जनरल बात करें तो एक प्रकाशक तमाम तरीके की किताबें छापता है। उसमें कुछ जो है वो जी, रिनाउंड ऑथर्स होते हैं जो पहले से छप रहे हैं, जिनको जनता जानती है या जिनके नाम पर किताबें बिकती हैं। उनकी मार्केटिंग मुझे लगता है, ये मेरा अपना मत है, कि शायद प्रकाशक अलग तरीके से करता होगा। लेकिन एक नए लेखक के लिए प्रकाशक किस तरीके से उसको मार्केट करता है, या उसके क्या प्रयास होते हैं कि एक नए लेखक की किताब जो है वो जनता तक आए? देखिए प्रकाशक उसमें जब ये डिसीजन होता है, सेल्स मार्केटिंग टीम दोनों इन्वॉल्व होती है। तो वो ये देख लेते हैं किताब का पोटेंशियल कितना है। किताबें हर तरह की छापते हैं प्रकाशक, अगर उनको लगता है कि इसकी 1000 कॉपी बिक जाएगी वो भी छापते हैं, 10,000 बिकेगी वो भी छापते जी हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपको छोटा 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 आके ही बड़ा रेवेन्यू बनता है। तो अगर उनको लगता है कि यार बहुत कुछ करके भी 1000-1200 कॉपी ज्यादा नहीं बिकेंगी, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वो मीडिया को कुछ कॉपीज भेज देंगे, बुक फेयर में लगा देंगे। अगर उनको लगता है कि इस राइटर में पोटेंशियल है, इसकी किताब बिक सकती है, इसकी कहानी ज्यादा होगी, तो उसके लिए वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करते हैं। अब पब्लिशर कौन कौन से एफर्ट्स करते हैं इसके अंदर, एक तो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, जो वो संभाल लेते हैं अमेजॉन स्टोर्स जी पे। दूसरा होता है मीडिया रिव्यू करवाना। तो मीडिया रिव्यू करवाने के लिए वो किताबों को मीडिया हाउसेज में भेजते हैं, और वहां भेजने के बाद वो कोशिश करते हैं कि किताब का रिव्यू हो जाए। जी कई जगह उनके भेजने से काम होता है, कई जगह उनके भेजने से काम नहीं होता, तो फिर वो आपको खुद अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ सकती है। क्योंकि मीडिया हाउस भी कई बार इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको लगता, उनको हर पब्लिशर किताबें भेज रहा है, हर महीने बहुत सारे आती है, और वो एक दो तीन चार से ज्यादा की रिव्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वो भी उनको गिनी चुनी किताबें ही मांगते हैं कि आप मुझे इतनी ही किताबें दे दीजिए और हम इसको करेंगे। तो प्रकाशक अपनी तरफ से ये सारी चीजें करता है। प्रकाशक का वेबसाइट, उनकी ईमेल मार्केटिंग जो होती है, ये सब चीजें वो करते हैं सभी राइटर्स के लिए। जी तो स्टैंडर्ड ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड में आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा की जाएगी, कौन सी चीज कम की जाएगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी किताब कैसी है और प्रकाशक इसको कैसे देखता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। जी जो सेल्फ पब्लिश है, वहां तो वो पेमेंट के बेस पे सारी चीजें हैं कि आपने पेमेंट की और हिसाब से उन्होंने काम किया। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये किताब का कंटेंट है, किताब की मार्केट वैल्यू है, या जो एक एनालिसिस है प्रकाशक का, ये किताब मार्केट में कितना अच्छा कर पाएगी, उस पे ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है कि उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो जी एक हाँ। और जो है यहाँ पर हमारे एक पाठक ने हमसे प्रश्न किया है कि जो पहली पुस्तक है और दूसरी पुस्तक है, क्या एक राइटर को इन दोनों के बीच में कोई अंतराल रखना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत से राइटर हर साल किताब लेके आते हैं, कुछ एक समय लेके आते हैं, तो ये राइटर टू राइटर डिपेंड करता है। आप अगर मास के राइटर हैं तो आपकी किताब जल्दी जल्दी आनी चाहिए, जी लेकिन 1 डेढ़ 2 साल 2 साल के अंदर आ जानी चाहिए आपकी किताब, अगर आप मास के लिए लिखते हैं। नहीं तो आप समय, बहुत ज्यादा साहित्यिक है तो आप समय ले सकते हैं। अरुंधति रॉय की जो पहली जो बुकर प्राइज जीती थी, उसके बाद उनकी दूसरी किताब आने में कई साल लग गए। जी तो इसलिए ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। लेकिन आप मास के लिए लिखना चाहते हैं, आपको मार्केट को बड़ा बनाना है, तो आपको समय पर लिखना चाहिए। जैसे मुझे मेरी पहली किताब का आए हुए अब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, 1.5 पौने 2 साल होने वाला जी है। तो मेरे को समय लग रहा है, मेरे ख्याल से दूसरी किताब मेरी 2 साल के गैप पे आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। ये पर्सन टू पर्सन है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जी। एक यहाँ पर एक और हम सवाल लेंगे कि अब जैसे जनता स्टोर आपकी एक बेस्ट सेलर रही है, और जितने समृद्ध किस्से और संस्करण उसमें दिखाई देते हैं, हम ये मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरीके के समृद्ध किस्से और संस्मरण होंगे, लेकिन तब भी वो छप नहीं पाते हैं।
तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है कोई छप नहीं पा रहा है, आपके विचार में? हेलो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर संपर्क साधने में कुछ हमें दिक्कत हो रही है। हम एक बारी फिर से नवीन जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे साथ बने रहें। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं। जी, हम कनेक्ट हो गए दोबारा। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे वापस से कनेक्टेड हैं, और सभी जी। दर्शकों से भी मैं जो है हमारे साथ बने रहने के लिए एक बारी फिर से उनका धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर हम अपनी बात को फिर से आगे लेकर के जाते हैं कि जनता स्टोर जैसे समृद्ध किस्से और संस्मरण बहुत लोगों के पास होंगे, लेकिन फिर भी वो इसको किताब नहीं बना पाते हैं। ऐसे में आपके क्या विचार हैं कि क्या ऐसे कारण हो जी, सकते हैं? देखिए कहानी, हाँ, जो मेरा अपना अनुभव है ये है कि कोई मेरी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है। हर आदमी अपनी कहानी किसी न किसी कहानी में ढूंढना चाहता है, वो एक नई चीज जानना चाहता है कि उसको नया क्या हम दे रहे हैं उसके अंदर। जी। तो जब जनता स्टोर में दिख रहा था छात्र राजनीति का, मेरे पास एक अनुभव था। कुछ घटनाएं सत्य घटनाएं जी। हैं, लेकिन उन घटनाओं का आपस में कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कहानीकार का रोल होता है कि वो कहानी को कैसे बनाए। अगर ऐसा कुछ जो आपने जिया है तो बहुत जरूरी है कि आप उससे बाहर निकल के आ जाएं, क्योंकि जब तक आप खुद पात्र में घुसे रहेंगे आप कहानी के साथ न्याय नहीं कर जी। पाएंगे। तो कहानी के साथ न्याय करने के लिए बड़ा आवश्यक है कि राइटर जो है कहानी से बाहर आए। तो मैं कहानी से बाहर आ चुका था, और उसके बाद कहानी का अंत क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कहानी का अंत नहीं सोचना चाहिए, कहानी को अपने आप फ्लो में जाने देना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मैं कहानी का अंत हमेशा सोचता जी। हूँ। तो कहानी का अंत सोचने से ये हो जाता है कि आपको रास्ता पता है कि मुझे जाना है। जी। जी। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं गाड़ी लेके निकलूं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे अमृतसर जाना है, तो लुधियाना और जालंधर जाऊंगा ही जी। नहीं। इसलिए मुझे वो कवर करने के लिए वो रास्ता पहन के तय करना है। ये हो सकता है कि आपको बीच में जाके लगे कि यार अमृतसर नहीं, अपन कहीं और चले जी। जाते जी। हैं। ठीक है, आपको वो तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो जो भी इंसिडेंट्स हैं, अगर संस्मरण है, उनको एक कहानी में आप डालना चाहते हैं या वास्तविक घटनाओं को डालना चाहते हैं, तो आपके पास एक खांचा बनाना जरूरी है कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है, कहाँ खत्म जी। होगी, और इस कहानी से पाठकों को क्या देना चाहते हैं। मैं अपनी कहानी में पाठकों को अंत में शौक देना चाहता था, बिल्कुल। और कहानी का मूल उद्देश्य था उनको राजनीति की गंदगी दिखाऊं कि साजिशें कैसे होती हैं। तो अब जो चार घटनाएं मैंने कहानी में स्पेशली ली, उन चारों घटनाओं को मैंने जोड़ा कि कैसे घटनाएं एक दूसरे से जोड़ी जा सकती बिल्कुल। हैं और इनके बीच की राजनीति कैसे बनाई जा जी। सकती है। तो फिर वो राइटर की वहां पे क्रिएटिविटी आती है कि आप उसको डेवलप करेंगे स्टोरी को। ये चारों घटनाएं जो अलग अलग काल में अलग अलग जगह हुई हैं, उनको एक साथ एक माला में कैसे पिरोया जाए और उस रास्ते पे कैसे ले जाया जाए जिस रास्ते पे आपको ले जाना है। बिल्कुल। तो जब आपको एंड पता है कि मुझे ये करना है एंड में, तो फिर हो सकता है आपको एहसास हो कि यह चार में से तीन ही घटनाओं से काम हो सकता है, चौथी की जरूरत ही नहीं है। वो जबरन है, तो आप चौथा हटा, या उस चौथे की जगह मुझे कोई और चौथी कहानी चाहिए, ये कहानी नहीं चलेगी, तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग चीजों को पहले, तो उसको अगर स्टेप में हम बात करें, सबसे पहले कहानी से बाहर खुद निकल आइए। अगर एक आपका अनुभव है, आप कहानी का हिस्सा नहीं होना जी। चाहिए। दूसरा, कहानी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। तीसरा, पाठक को उसमें अनुभव आप क्या देने वाले हैं ये तय करिए। सब तय हो गई तो फिर आपकी कहानी का फ्लो बनना शुरू हो जाए। जी। एक इसमें हम और प्रश्न यहाँ पर लेंगे, जी। और वो ये है कि क्या लेखन एक विशिष्ट गुण है, हम्म। या अभ्यास या अनुभव से कोई भी जो है इसको प्राप्त कर सकता है? ये मिक्स है। ये कहना कि नहीं ये विशिष्ट गुण ही है भी गलत होगा, और ये कहना कि सिर्फ अभ्यास से कोई कर सकता है ये भी गलत। अभ्यास से आप जी। भाषा बना सकते हैं,
और अभ्यास से आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको गुण इसलिए चाहिए कि कहानी को बुनना जो है, वो बुनने के लिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा इनबिल्ट क्वालिटी कई बार आती है, वो होनी ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग कहानी बोल लेते हैं, जैसे मैं, आप मुझसे कहें तो मैं पहले कभी भी नहीं था, मैं कभी भी, मेरी स्कूल में हॉबी नहीं थी राइटिंग वाइटिंग, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहली शुरुआत ब्लॉगिंग से की थी और मुझे लगने लगा कि जैसे बात करता हूँ मैं विषयों के ऊपर, बात बोलने में ठीक हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको लिखना शुरू करूँ तो कैसा होगा, तो वहां से जी, मैंने लिखना शुरू किया था। और वो राइटिंग जो है वो धीरे धीरे जो है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास कंटेंट है, एक चीज को देखिए और उसके बारे में जी, बात कर सकता हूँ, तो ये मेरी क्वालिटी हो गई। अब इस क्वालिटी को राइटिंग में कैसे डेवलप करना है, तो वो मैंने ब्लॉगिंग से शुरू किया। फिर मुझे लगा कि मेरी जी, भाषा ठीक नहीं है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया लोगों को, पढ़ के मुझे समझ में आया, अच्छा ऐसे श्लोक से हो सकता है, इस तरह से मेटाफर आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कर दिया है। तो ये चीज, लेकिन फ्लो क्या बनना है, कहानी कैसे बनेगी, ये चीज तो कहीं न कहीं वो इनबिल्ट है। तो ये मिक्स है शायद दोनों का। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारा फेसबुक लाइव साक्षात्कार है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचा है। मैं नवीन जी से निवेदन करूँगा कि हमारे जो भावी राइटर हैं या जो अभी लिख रहे हैं या जो लिख चुके हैं, सभी के लिए वो क्या एक संदेश है जो मातृभाषा प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं 2 चीज़ें कहूँगा, एक तो किताबें खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, अपनी भाषा की किताबें पढ़िए, हिंदी की किताबें पढ़िए, अगर आप कन्नड़ हैं, कन्नड़ा में पढ़िए और उससे शर्माइए मत, उसको फ्लॉन्ट कीजिए, दिखाइए लोगों को। फ्रेंच, स्पेनिश, ये लोग कभी शर्माते हैं क्या अपनी किताबें बताने में? खूब जम के वो अपनी किताबें दिखाते हैं, अपनी भाषा की किताबें पढ़ते हैं, तो हम क्यों शर्माते हैं? तो अपनी भाषा की किताबें खूब दबा के पढ़िए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी मत पढ़िए, अंग्रेजी भी ज़रूर बिल्कुल, पढ़िए, लेकिन अपनी भाषा की किताबों को भी खूब पढ़िए और उसको दिखाइए। दूसरा, जो आप लिख रहे हैं, उस लिखने में अपनी प्रैक्टिस को हमेशा बनाए रखें और मार्केट को खूब करें। जो भी आप लिखते हैं उसको मार्केट करें, ताकि बाजार बड़ा बड़ा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबों को पढ़ें। बिल्कुल। तो मैं एक बार पुनः नवीन जी का संपूर्ण मातृभाषा परिवार और लाइव कार्यक्रम से जुड़े पाठकों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं आशा करता हूं कि मातृभाषा परिवार की ये जो हमारी यात्रा है, इसमें हमें उनका वैचारिक समर्थन हमेशा प्राप्त होता रहेगा। इस फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी पाठकों को भी धन्यवाद। हमारा हार्दिक धन्यवाद, और हम मिलेंगे अगली मातृभाषा के साक्षात्कार श्रृंखला में और उसके अगले अंक में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद मातृभाषा की टीम और सभी लोग जो आए थे, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।